बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज सोमवार 13 दिसंबर है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा दो इंतहाई अहम मामलात पर। एक तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस वक्त इंडियन मीडिया के निशाने पर हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, गुज़श्ता 6 रोज़ में 3 ऐसी कौन सी डेवलपमेंट्स हुई कि ये सारा मामला ट्रिगर होता हुआ दिखाई दे रहा है। टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में बात करूंगा G7 ममालिक, G7 का जो ग्रुप ऑफ 7 है, जो दुनिया की अमीर तरीन जमहूरियतें हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास हुआ बरतानिया के शहर लिवरपूल में। और वहाँ पर जिस किस्म की मैसेजिंग सामने आई है, चीन के हवाले से क्या पॉलिसी होगी और जो रूस और ईरान को धमकी दी गई है वो धमकी क्या है और किस किस्म का मंजरनामा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस इजलास में आसियान रीजन, जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, इनके फॉरेन मिनिस्टर्स को भी शिरकत की दावत दी गई थी। किस किस्म की जो पेशकश है वो की जा रही है इन ममालिक को चीन के हवाले से, वो मैं आपके सामने रख दूंगा। पहले बात कर लेते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की। आपको मालूम है कि गुज़श्ता 6 रोज़ में 3 अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से, और एक अहम डेवलपमेंट है पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात के हवाले से। क्योंकि इन मामलात में से चंद एक पर मैं बड़ी तफसील से अपने चैनल पर बात कर चुका, लिहाजा मैं उनका सिर्फ रेफरेंस दूंगा। हम सबको मालूम है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने माजरत कर ली कि वो अमेरिका की जो सदर जो बाइडन है, उन्होंने समिट फॉर डेमोक्रेसी का इनकाद किया वाशिंगटन डीसी में 9 और 10 दिसंबर को, उसमें शिरकत से माजरत कर ली और उसके लिए बड़ा पोलाइटली पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने एक पैगाम जो है वो जारी कर दिया। उससे अगले रोज़, यानी कि ये बुध वाले दिन हुआ, यानी कि पाकिस्तान ने जो ऐलान है वो बुध के रोज़ किया, उससे अगले रोज़ जुमेरात 9 दिसंबर को, ऐन उस रोज़ जिस वक्त इस समिट का इनकाद होना था, उससे चंद घंटे पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मौजूद थे इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद ISSI में, और वहाँ पर इस्लामाबाद कॉन्क्लेव 2021 का इनकाद हुआ। मौजू था उसका पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन साउथ एशिया। वहाँ पर जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लगभग 21 से 22 मिनट की तकरीर की, उसमें एक पोर्शन जो है वो बाकायदा एड्रेस करता था अमेरिका के हवाले से, और जो सर्द जंग बनती हुई दिखाई दे रही है चीन और अमेरिका के दरमियान, इसमें पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी वाज़े की और मुमकिन वजूहात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने विदाउट नेमिंग इट बयान कर दी कि पाकिस्तान क्यों शिरकत नहीं कर रहा अमेरिका के सदर की बुलाई हुई इस कॉन्फ्रेंस में। जो एक और पोर्शन था इस तकरीर का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की, उसके हवाले से मैं गुफ्तगू कर चुका हूँ, बड़ी तफसील से बता चुका हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इंडिया के हवाले से क्या कहा। लेकिन ये सब कुछ, ये मामला जो है वो आप यूँ समझें कि उसी पॉइंट पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है जहाँ पर इस साल, यानी कि साल 2021 की 17 जनवरी को था, जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उस मौके तक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को नाम लेकर अपने ट्विटर के ऊपर मुसलसल तनकीद का निशाना बनाते थे, उनकी पॉलिसीज़, RSS, उसके हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बाय पॉलिसी 17 जनवरी के बाद नरेंद्र मोदी को ट्विटर के ऊपर निशाना नहीं बनाया, और उसके नतीजे में हमने देखा कि एक बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही थी और 25 फरवरी को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर, जो फायरबंदी का मुआहदा है 2003 का, उसका इयादा किया गया कि इसकी पासदारी की जाएगी, लेटर एंड स्पिरिट में इसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। लेकिन जो जुमेरात का खिताब था 9 दिसंबर का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का, उसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी को नाम लेकर जिस तरीके से निशाना बनाया और ये वाज़े कर दिया कि पाकिस्तान किसी भी सूरत इंडिया के साथ मुज़ाकरात नहीं करेगा जिस वक्त तक ये पॉलिसी लेकर हिंदुत्व आइडियोलॉजी की चल रही है बीजेपी और RSS। और साथ ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया में कोई ऐसी हुकूमत आएगी जो होश के नाखून लेगी, अकल से काम लेगी और इस बात का इदराक करेगी कि जो कश्मीर का मसला है उसने होस्टेज बनाया हुआ है पूरे साउथ एशियन सार्क रीजन को और एक तरह से पूरी दुनिया को। कश्मीर के मामले की वजह से जो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी का अमल है, जो अमन और तरक्की की राहें हैं, वो बंद हैं। अब ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो स्टेटमेंट थी, ये 3 डेवलपमेंट्स मैं आपको बता चुका, एक इंडिया के हवाले से, 2 अमेरिका के हवाले से। लेकिन फिर हफ्ते के दिन एक 4 रुकनी सेनेटर्स का वफ्द पहुंचा इस्लामाबाद और रावलपिंडी में। उसने इंतहाई अहम मुलाकातें की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ, उन सेनेटर्स ने, अमेरिकी सेनेटर्स ने मुलाकात की और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से। इसके अलावा उनकी मुलाकात पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद से भी हुई। मेरे सामने इस वक्त स्टेटमेंट मौजूद है जो कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की तरफ से जारी की गई इस मुलाकात के बाद, और जो गुफ्तगू उनकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ हुई उसका भी मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा। जो ये मीटिंग है, ये मीटिंग जो है वो हज़म नहीं हो रही। ऑलरेडी जो है आप लोगों को मालूम है कि जो चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान है लीजान जाओ, उनका एक ट्वीट, उनका एक जुमला, उसकी बाज़गश्त अभी तक थमी नहीं थी, जिसमें उन्होंने रियल आयरन ब्रदर्स
कहा पाकिस्तान के इस डिसीजन के ऊपर कमेंट करते हुए कि वो अमेरिका की समिट फॉर डेमोक्रेसी में पाकिस्तान शिरकत नहीं करेगा। इस पर आग ऑलरेडी लगी हुई थी। इंडियन मीडिया और इवन जो अमेरिकन और यूरोपियन मीडिया है वो पाकिस्तान के इस डिसीजन को चाइना के साथ लिंक कर रहा था। अब उसके बाद ये होती है डेवलपमेंट के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इन सेनेटर्स से मुलाकात करते हैं और वहाँ पर जो गुफ्तगू करते हैं उसके ऊपर जो कुछ चल रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हवाले से जो बयान जारी किया उनके दफ्तर ने, उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और यानी कि जो आर्मी चीफ हैं उन दोनों की मुलाकातों के रेफरेंस में बात करते हुए जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हैं उन्होंने अमरीकी सेनेटर्स से गुफ्तगू के दौरान पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान वसी तर ताल्लुकात के फ़रोग़ पर जोर दिया। यानी कि एक तरफ चंद रोज़ पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो अमेरिका की ऑर्गेनाइज्ड जो एक समिट फॉर डेमोक्रेसी है उसमें शिरकत से इनकार करते हैं और उसके बाद अमेरिकी सेनेटर्स के वफ्द के साथ गुफ्तगू में वो कहते हैं कि हम अमेरिका के साथ वसी तर जो ताल्लुकात हैं वो उनका फ़रोग़ चाहते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एग्जैक्टली ये चल क्या रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ये गुफ्तगू किस पैराए में की गई है। वफ्द की सरबराही सेनेटर एंगिस किंग ने की, जो अमरीकी सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के रुकन भी हैं। वफ्द में सेनेटर रिचर्ड बर, सेनेटर जॉन कार्निन और सेनेटर बेन सासी शामिल थे। ये चारों सेनेटर्स अमरीकी सेनेट की सेलेक्ट कमेटी ऑन इंटेलिजेंस के भी मेंबर हैं। मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है और तमाम शोबों खुसूसन मुआशी और इक्तसादी शोबे में ताउन का फ़रोग़ चाहता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उम्मीद जाहिर की कि अमरीकी सेनेटर्स के वफ़द के दौरे पाकिस्तान से दोनों ममालिक के दरमियान हम आहंगी यानी कि अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। फिर जो है वो इसी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मजबूत और गहरे ताल्लुकात, ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कह रहे हैं, दोनों ममालिक और ख़ित्ते के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अमेरिका पर जोर दिया कि वो अफ़गानिस्तान के साथ राब्ते बढ़ाए, इंगेज करे। जम्मू कश्मीर में जारी भारतीय मज़ालिम जो हैं उनके ऊपर बात की और जो अमरीकी सेनेटर्स का वफ़द है उसने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया कि किस तरह पाकिस्तान ने अमरीकियों के अफ़गानिस्तान से इनख़ला में मदद की। जो चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ के साथ मीटिंग है उसमें जो यही गुफ्तगू है, यही जो आप समझ लें कि सेंस है वो कन्वे की गई चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ की तरफ से अमरीकी सेनेटर्स के वफ़द को। और साथ ही जो अमरीकी सेनेटर्स का वफ़द है उन्होंने दे प्लेज्ड टू प्ले देयर पार्ट इन स्ट्रेंथनिंग डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन बिटवीन द यूएस एंड पाकिस्तान एट ऑल लेवल्स। अब ये सब कुछ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने और पाकिस्तान की तरफ से किया गया और ये सब कुछ हुआ उन दो डेवलपमेंट्स के बाद जब पाकिस्तान रिफ्यूज़ कर चुका था कि वो जो समिट फॉर डेमोक्रेसी है उसमें शिरकत नहीं करेगा। इस पर जो इंडियन मीडिया है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से पहले इस बात पर एतराज़ किया जा रहा था कि पाकिस्तान तो डेमोक्रेसी नहीं है, पाकिस्तान को शिरकत की दावत क्यों दी गई। उसके बाद जब पाकिस्तान ने रिफ्यूज़ कर दिया तो फिर ये चीखना और चिल्लाना शुरू हो गए कि चीन के कहने के ऊपर ये सब कुछ किया है पाकिस्तान ने। बेसिकली अमेरिका को शिकायतें लगाई जा रही हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो ऑलरेडी बहुत ही ब्रोकन रिलेशनशिप नज़र आता है, एक टूटा हुआ ताल्लुक़ नज़र आता है, उसमें अगर कोई बेहतरी की उम्मीद भी है तो उसको ख़त्म कर दिया जाए। अब इसके ऊपर print.in जो है वो लिखता है, फर्स्ट पाकिस्तान बाइकॉट्स बाइडन समिट, नाउ इमरान खान कॉल्स फॉर स्ट्रेंथनिंग टाइज विद यूएस। हिंदुस्तान टाइम्स जो है उसने हेडलाइन लगाई, आफ्टर बाइकॉटिंग बाइडन समिट इमरान खान शिफ्ट्स स्टैंड्स, के इमरान खान ने अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया। मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ, मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या। अगर आपको याद होगा कि जो जून के महीने में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ दिए, जो अमेरिकन मीडिया है, ब्रिटिश मीडिया है, यूरोपियन मीडिया है, उसको इंटरव्यूज़ दिए और फिर 1 जुलाई को CGTN समेत जो चाइनीज़ ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने इंटरव्यू दिया। और एक बात का तसलसल आपको याद होगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गुफ्तगू में था कि हम अमेरिका के साथ एक नॉर्मल रिलेशनशिप चाहते हैं, एक स्टेट टू स्टेट, जिस तरीके से एक बाहमी एहतराम का, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का ताल्लुक़ होता है, बराबरी की सतह पर बातचीत होती है, जब रियासतों के दरमियान बातचीत होती है। ये ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप पाकिस्तान को नहीं चाहिए अमेरिका के साथ। ये पैगाम था, ये जिस्ट है उस गुफ्तगू का जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उस वक्त बैनुल अक़वामी मीडिया के साथ की। आपको याद होगा कि उन्होंने इंडिया की एग्जाम्पल भी दी थी कि जिस तरीके से हम ऐसा ताल्लुक़ चाहते हैं अमेरिका के साथ जैसा इस वक्त अमेरिका और इंडिया के दरमियान मौजूद है, यानी इक्वल लेवल के ऊपर दोनों ममालिक का ताल्लुक़ मौजूद है। तो बेसिकली अब हुआ ये कि पहले
जो दो डेवलपमेंट्स हुई जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने, मैं आपको बता चुका, समिट में शिरकत ना करने का फ़ैसला किया, फिर उसको एक्सप्लेन किया, ब्लॉक्स पॉलिटिक्स के ऊपर बात की, उसमें बताया कि पाकिस्तान किस पॉइंट के ऊपर खड़ा है, और फिर जो अमरीकी सेनेटर्स का वफ़द पाकिस्तान के दौरे पर था उनके साथ गुफ्तगू में उन्होंने लगभग वही बात रख दी सामने कि हमें किस किस्म का ताल्लुक़ चाहिए। बेसिकली ये मैसेज जो है वो कन्वे किया गया है कि पाकिस्तान इस पॉइंट के ऊपर मौजूद है, यहाँ खड़ा है, एंड द यूएस हैज़ टू कम एंड मीट अस हाफ वे। अगर अफ़गानिस्तान के मामले पर जिस किस्म का ताउन अमेरिका को दरकार है, पाकिस्तान जो रिलेशनशिप इस वक्त चाहता है, जो बैलेंसिंग एक्ट चाहता है, और जाहिर है कि इंडिया बेसिकली जब ये जंप कर रहे हैं, दे आर जंपिंग द गन, जो इनका मीडिया जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहा है उसकी वजह इनको शायद, यानी कि मुझे समझ नहीं आती कि उसमें सेंस क्या है। अगर अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करेगा भी, दे आर नॉट गोइंग टू बी ऑन द कॉस्ट ऑफ द रिलेशनशिप विद इंडिया। इंडिया के साथ जो उनका रिलेशनशिप है वो ड्राइव हो रहा है जो ओवरऑल पॉलिसी है चीन के हवाले से, काउंटर करने के हवाले से। तो पाकिस्तान के साथ अगर एक नॉर्मल रिलेशनशिप होगा भी तो उसमें इंडिया जो है वो एक आप यूँ समझें कि वो एक लूजिंग एंड पर मौजूद नहीं होगा। लेकिन परेशानी वाज़ेह है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इन 2-3 बुनियादों पर जो है वो इस वक्त निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही जो क्विंट है उसने फिर एक ख़बर लगाई, उसमें जो एक साबिक सफारतकार हैं इंडिया के, उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, दे आर वर्सनिंग थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान स्टेटमेंट्स। के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को और आरएसएस को निशाना बना रहे हैं, इसकी वजह से ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। वो ख़ुद एड्रेस करते हुए नज़र नहीं आते कि इस वक्त इंडिया क्या किस किस्म का स्टैंड है और वो अपने पोजीशन से 1 इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। तो ये इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं G7 ममालिक, गैंग ऑफ 7 जिसको मैं कहता हूँ, गैंग ऑफ 7 जो ये समझता है कि इस दुनिया को चलाना भी इन्होंने, ज़ाहिर है कि अमेरिका इनका सरगना है और अमेरिका का जो एक मजबूत तरीन यूँ समझे कि इत्तेहाद है वो इन ग्रुप ऑफ 7, इन G7 ममालिक का है। और अमेरिका समेत ये समझते हैं कि इस दुनिया को ड्राइव इन्होंने करना है, इस दुनिया को पॉलिसी इन्होंने देनी है। और अब इनका जो इजलास हुआ ये यूके की प्रेसिडेंसी या आप समझें कि चेयरमैनशिप में जो G7 इस साल 2021 का ये आखिरी इवेंट था जो फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास लिवरपूल में बुलाया गया। अगले साल ये प्रेसिडेंसी, ये चेयरमैनशिप जो है G7 ममालिक की, ये शिफ्ट हो रही है जर्मनी 2022 में G7 की सरबराही करेगा। तो जो आखिरी इवेंट था लिवरपूल में होने वाला है, इसमें 3 इंतहाई अहम चीज़ें सामने आई हैं। एक तो ईरान के हवाले से, एक रूस और फिर एक चीन। पहले ईरान का मैं आपको बता देता हूँ। ईरान के हवाले से ख़ास तौर पर जो इसको होस्ट कर रही थी लिज ट्रस, जो कि बरतानिया की फॉरेन सेक्रेटरी हैं, जो वज़ीर ख़ारजा हैं बरतानिया की, उन्होंने, और ये अपने जहन में रखिएगा कि जो JCPOA है ईरान का, जो 2015 की ईरानियन न्यूक्लियर डील जिसको कहा जाता है जॉइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, उसकी सिग्नेटरीज़ में शामिल हैं। और ये पहली मर्तबा है कि उन सिग्नेटरीज़ में से किसी ने वार्निंग दी है ईरान को, लास्ट चांस कह के कि ये ईरान के पास आखिरी मौका है। गुज़श्ता 3-4 रोज़ से ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में इस वक्त टॉक्स चल रही हैं कि ईरान को मजबूर किया जाए कि वो अपने एटमी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर तर्क करके यूरेनियम की अफसूदगी रोक कर इन टॉक्स का हिस्सा बने। दूसरी तरफ ईरान कहता है कि हम ये सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, पहला स्टेप आप लें, आप हमारे ऊपर से पाबंदियाँ उठाएँ, पाबंदियाँ उठाएंगे तो फिर हम जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ कर आपके साथ ये फ़ाइनल। बहरहाल वो जो मामला चल रहा है उसमें एक साइड बाय साइड जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, इसराइल है, इस समेत जो एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल लॉबी है वो अपोज कर रही है। वो नहीं चाहती कि ईरान के साथ जॉइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन या फिर ईरानियन न्यूक्लियर डील दोबारा से तय पाए। इस दौरान जो बरतानिया की वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने एक क्लियर वार्निंग इशू की है ईरान के लिए कि अगर अभी ईरान इस मामले में राज़ी नहीं होता, वो डील की तरफ नहीं आता, तो फिर ये आखिरी चांस है, इसके बाद कोई डील नहीं होगी। और ईरान के ऊपर फुल फ्लेजेड तमाम के तमाम जो P5+1 ममालिक हैं ये और इनका जो इंटरनेशनल क्लाउड है वो पाबंदियाँ, इंतहाई सख्त पाबंदियाँ ईरान पर लगा देगा। अब ये तो था ईरान के मामले पर। रूस का मामला आपको मालूम है कि यूक्रेन का जो बॉर्डर है वहाँ पर रूस की जो एक्टिविटी है, उनकी मिलिट्री की एक्टिविटी, वो बड़ी अनप्रेसिडेंटेड नज़र आ रही है। जिस किस्म की पेट्रोलिंग हो रही है और बिल्डअप हो रहा है यूक्रेन के बॉर्डर पर,
दो किस्म के यानी कि फिगर्स जिस किस्म के आ रहे हैं कि 1 लाख से ज़ायद, और कुछ फिगर्स ये हैं कि 1,90,000 के करीब जो रशियन ट्रूप्स हैं वो इस वक्त यूक्रेन के बॉर्डर पर मौजूद हैं। वहाँ पर जो एक्टिविटी चल रही है उससे अंदाजे ये लगाए जा रहे हैं, जो रिपोर्ट्स चल रही हैं वो ये कहा जा रहा है कि रूस गालिबन इन्वेड करेगा, रूस हमला कर देगा यूक्रेन पे। साल 2022 के आगाज़ में किसी भी वक्त ये सारा काम हो सकता है। रूस इस बात को डिनाई करता है कि उनका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। वो यूक्रेन के और नेटो के मामले पर चाहते हैं कि जो नेटो ममालिक हैं वो रूसी सरहद के करीब अपनी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस ना लेकर आएँ। वहाँ पर रूस समझता है, वो इसका एक माजी मौजूद है यूक्रेन वाले मामले का, जब सोवियत यूनियन के ज़माने में रशिया ने, जब मॉस्को में हुकूमत हुआ करती थी, उस वक्त अपने कुछ इलाके क्रीमिया समेत वो ट्रांसफ़र कर दिए थे उस यूक्रेन को, जो यूक्रेन ऑलरेडी एक लार्जर पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन का हिस्सा था। लेकिन जब वो अलहदा हुआ तो फिर रशिया जो है उसका मुतालबा यह है कि जो इलाके खुद इनके इलाके थे और यूक्रेन को एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल दे दिया गया था वो वापस दिए जाएं। अब ये सारा मामला फिर इसमें 2016 में जिस किस्म के अटैक्स हुए, टाइम उतना नहीं है तो मैं आई विल नॉट गो इनटू दोज डिटेल्स। लेकिन रशिया के हवाले से साइमल्टेनियसली अमेरिका अलहदा से, अमरीकी सदर जो है वो टेरेबल किस्म की कहते हैं कि रेमिफिकेशंस हैं, जो नताइज हैं वो भुगतना होंगे। एक तरफ से वो मैसेज आ रहा है और G7 ममालिक ने अब यक ज़बान होकर ये कहा है कि रूस पर अपने तमाम इत्तहादियों के साथ ऐसी पाबंदियां लगाई जाएंगी जो आज से पहले नहीं लगाई गई थी अगर यूक्रेन के मामले पर किसी भी किस्म की मिलिट्री एक्टिविटी होती हुई नज़र आती है। एंड फाइनली मैं आपको बता दूं, चीन के हवाले से जो G7 ममालिक हैं उन्होंने अपने B3W इनिशिएटिव को, जो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड का इनिशिएटिव है, उसको रीट्रेट किया और ये कहा कि चीन का जो असर व रसूख है उसको कम करने के लिए बेसिकली जो आसियान रीजन है उसको स्टार्ट में ये ऑफ़र की गई है और जापान को इसमें इन्वॉल्व किया गया क्योंकि साइड लाइन्स पर एंटनी ब्लिंकन जो कि अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने जापानीज़ वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकात की और ये कहा कि जो आसियान रीजन में ममालिक हैं उनको पैसा दिया जाए, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के नाम पर फंडिंग की जाए और ऑल्टरनेट फराहम किया जाए चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट का। इस B3W इनिशिएटिव के तहत, जिसमें ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स पंप इन करना चाहते हैं उन ममालिक में जिन ममालिक के चीन के साथ इस वक्त करीबी रवाबित मौजूद हैं, उनको पैसा दिया जाएगा और उसकी शर्त यह है कि आप चीन से मुंह मोड़ लें, चीन से दूरी इख्तियार करें। ये सारा मामला इसने आलमी मंजरनामा बड़ा दिलचस्प बना दिया। लेट्स सी कि इसके ऊपर आने वाले दिनों में चाइना किस किस्म का रिएक्ट करता है, रूस और ईरान की तरफ से क्या मैसेजिंग होती है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।